So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will continue with our chapter that is Theory of Supply Microeconomics class 11. So this is a part 5 of this chapter. अगर आपने part 1, part 2, part 3 और part 4 नहीं देखा इस chapter का, so I will provide you playlist link in description box. You can check out that. Okay, so today we will start with our topic movement along the supply curve and shift in supply curve. अब ये movement और supply मतलब shift है क्या? अब ये movement और shift है क्या? So firstly, what is movement? Movement refers to extension or contraction of supply in response to change in own price of the commodity. So movement के आगे फर्दर दो टॉपिक्स आते हैं, एक तो एक्सटेंशन, एक कॉन्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट क्या है. मूवमेंट होता है कि प्राइस के चेंज होने के साथ हमारी सप्लाई कैसे चेंज हो रही है. मतलब अगर प्राइस ज्यादा हुआ और सप्लाई भी ज्यादा हुई, प्राइस के ज्यादा होने से सप्लाई भी ज्यादा हुई. हमने लास्ट में लॉ किया था, लॉ में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा सप्लाई भी इंक्रीज करेगी और जैसे जैसे सप्लाई डिक्रीज करेगा प्राइस भी डिक्रीज करेगा. सो सप्लाई कैसे डिपेंड करता है प्राइस पे कि जब सप्लाई इंक्रीज करेगा प्राइस भी इंक्रीज करेगा तब उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन. नेक्स्ट, जब हमारी सप्लाई डिक्रीज करेगा और प्राइस भी डिक्रीज करेगा तब हम उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन. सो मूवमेंट होता क्या है बेसिकली कि हमारी सप्लाई कैसे चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी. जब इंक्रीज होएगा उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे और जब डिक्रीज होएगा उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. सो आई होप सो आपको मूवमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट. नेक्स्ट इज आवर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. सो व्हाट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व? सो शिफ्ट रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी remain constant. There is caused by determinants of supply other than price. So अब इसको समझो क्या होता है. सो मूवमेंट तो था कि चेंज इन प्राइस होने से हमारी सप्लाई कैसे चेंज हो रही है. तो शिफ्ट में क्या होता है कि हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होती. सो हमारी सप्लाई कैसे चेंज होती है, फिर भी हमारी सप्लाई चेंज होती है. तो कैसे चेंज होती है? बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सो मैंने आपको पार्ट 3 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई समझाए हुए हैं. क्लियर? सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट दैट. ओके, सो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई किए थे. तो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चेंज होते हैं तो मैंने आपको बोला था प्राइस पे सिर्फ सप्लाई डिपेंड नहीं करती, और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं लाइक कि गोल ऑफ द फर्म, सब डिटर्मिनेंट्स पे भी सप्लाई डिपेंड करती है. तो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चेंज होते हैं तो सप्लाई कैसे चेंज होती है वो उस पे ये शिफ्ट कंसेप्ट है. सो शिफ्ट के आगे दो पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. सो इंक्रीज में सप्लाई क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है. सो ये हम पूरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे. आप एक बार सिर्फ इतना समझो, हम पूरी डीप स्टडी करेंगे आगे जाके वीडियो में. एक बार सिर्फ इतना समझो, मूवमेंट क्या होता है, सप्लाई का चेंज प्राइस के साथ. शिफ्ट क्या होता है, सप्लाई चेंज होता है विद द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. इसमें प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट, इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होती है, कांस्टेंट. I hope so this concept is totally clear to you all. I will recap one time and last time. So एक बार कान खोल के अच्छी तरह सुन लो. मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट के आगे दो पार्ट्स है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. मूवमेंट क्या होता है कि हमारा सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस. सो जब इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन प्राइस होगा उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे. जब डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन सप्लाई होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट इज आवर शिफ्ट. सो शिफ्ट क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होएगा, हमारी सप्लाई फिर भी चेंज हो रही है विद द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. इसमें क्या होता है, इसमें दो कंसेप्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट. डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट. अब वन बाय वन स्टडी करते हैं हम मूवमेंट एंड शिफ्ट को. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अब वन बाय वन स्टडी करते हैं मूवमेंट और सप्लाई को. सबसे पहले मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व. ये तो मैंने आपको बता दिया विद द चेंज इन प्राइस सप्लाई में क्या चेंज आता है, दिस इज मूवमेंट. कि प्राइस के चेंज होने के साथ साथ सप्लाई में क्या चेंज आता है, दैट इज मूवमेंट. अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, दिस इज एक्सटेंशन. अगर प्राइस डिक्रीज करेगा सप्लाई भी डिक्रीज करेगी, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. अब एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखो. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया उसके साथ जब सप्लाई इंक्रीज होती है सो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं. अब इसको एक टेबल की हेल्प से समझते हैं कि हमारी क्या थी, प्राइस 1 थी, सप्लाई भी 1 की हो रही थी. लाइक आपकी एक टॉफी लेने जाओ आप बाजार में, अगर आप उनको 1 रुपया दोगे आपको 1 टॉफी मिलेगी, 5 रुपये दोगे 5 टॉफी मिलेगी. वेरी सिंपल. सो देखो, जब प्राइस हमारी 1 थी सप्लाई हमारी 1 थी. विद द राइज इन प्राइस, प्राइस 1 से 5 हुए, एक्सटेंशन एंड सप्लाई.
सप्लाई भी क्या होगी 1 से 5। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब इसको इसका ही हम आगे ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, इस साइड सारे प्राइस ले लिया। हमेशा याद रखो 0 y एक्सिस पे हमेशा प्राइस आएंगे, 0 x एक्सिस पे हमेशा हमारी क्वांटिटी आएगी। क्लियर? सब ड्रॉ करते हैं इसको। 1 देन 1। सो जब प्राइस 1 थे सप्लाई भी 1 की थी, जब प्राइस 5 हो गए सप्लाई भी क्या होगी 5 की होगी। सो हमारे ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो अब इस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। सो ये लाइन क्या बनी है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, आपने ये पूरा लिख के आना है। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो। इसको पूरा इजीली आपने उसको एक्सप्लेन करके आना है कि जैसे जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज हुए फ्रॉम 1 to 5, हमारी जो थी सप्लाई वो भी चेंज होगी 1 to 5। और क्या हुआ, ए टू बी जो ये लाइन है यही शो कर रही है हमारी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। दैट इज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे जैसे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई उसके साथ हमारे प्राइस चेंज हुए। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। हमने क्या करना है, पेपर में दिस डेफिनेशन लिख के आनी है, ये टेबल लिख के आना है एंड ये ग्राफ बना के आना है। और इन दो चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आना है कि जैसे जैसे क्वांटिटी 1 to 1, पहले प्राइस 1 थे सप्लाई 1 थी, जैसे 1 to 5 हुए ये भी 5 होगी। सो आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So it occurs when quantity supplied decreases due to decrease in price of commodity. So extension में क्या था, increase in price due to increase in price, due to increase in price, increase in supply. अब decrease in price, decrease in supply. Clear? So देखो इसको अब टेबल की हेल्प से समझते हैं। हमने शॉपकीपर को 5 रुपीज दिए, 5 टॉफीज मिलेंगी। अगर 1 रुपीज देंगे तो 1 टॉफी मिलेगी। सो पहले हमने 5 रुपीज दिए, 5 टॉफीज, 1 रुपी 1 टॉफी। सो फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस 5 से 1 हुए, जो क्वांटिटी थी वो भी 5 से 1 होगी। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज। सो जैसे जैसे हमारे प्राइस डिक्रीज हो गए 5 से 1, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होगी 5 से 1। अब देखो इसको ग्राफ बनाते हैं अब इसका। सो जब हमारी प्राइस 5 थे और तब हमारी क्वांटिटी 5 थी, 5। अब जब हमारे जो प्राइस थे 1 हो गए, क्वांटिटी भी 1 होगी। सो दिस इज शोइंग, सो ये अपवर्ड लाइन बन गई। अब ये डाउनवर्ड लाइन बनी है, यहां से यहां आ रही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी टू ए जा रही है। सो दिस इज शोइंग मूवमेंट। हमने बोला ना मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सो मूवमेंट कैसे हो रही है, बी टू ए ये मूव कर रहा है। सो दिस इज शोइंग मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। I hope so this concept is totally clear to you all. I hope so. So हमने ये भी लिख के आना है कि जैसे जैसे इसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम 5 to 1, वैसे ही इसके जो प्राइस है वो भी डिक्रीज होगी। मतलब प्राइस के डिक्रीज होने के साथ हमारी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। सो आपने जो एक्सटेंशन है उसमें भी लिख के आना है कि इसमें मूवमेंट कैसे शो हो रही है। वहां पे क्या था, ए टू बी पॉइंट जा रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी टू ए जा रहा है। सो दिस इज शोइंग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। So now let's move on to next, that is shift in supply curve. Okay, so now we will study shift in supply curve. So shift मैंने आपको बताया था क्या होता है, with change in determinants of supply. Supply कैसे change होती है कि अगर क्या कहते हैं determinants like goal of the firm, और क्या होता है प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो सप्लाई क्या होएगी, ज्यादा होएगी। सो ऐसे विद द चेंज इन डिटर्मिनेंट सप्लाई कैसे चेंज होती है आज हम ये देखेंगे। क्लियर? सो इसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, सारे बाकी डिटर्मिनेंट्स चेंज होते हैं, सिर्फ प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो इसके आगे दो कंसेप्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो सबसे पहले हम इंक्रीज इन सप्लाई को डिटेल स्टडी करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन आपको टोटली क्लियर होगी कि चेंज इन डिटर्मिनेंट्स के साथ हमारी सप्लाई कैसे चेंज होती है, बाय प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो होती है शिफ्ट। अब इंक्रीज इन सप्लाई को स्टडी करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई कर्व्स अकर्स व्हेन मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड इवन एट एग्जिस्टिंग प्राइस, इट्स लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट। अब फॉरवर्ड शिफ्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये चीज समझो कि जो सप्लाई है वो हमारी ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेसिकली हमारी सप्लाई व्हेन मोर क्वांटिटी सप्लाइड इवन एट एग्जिस्टिंग प्राइस। प्राइस पहले 10 थे, क्वांटिटी 20 की थी, प्राइस 10 है अभी भी, प्राइस कांस्टेंट है, बट हमारी क्वांटिटी क्या होगी, 20 से 30 होगी। अब पहले इसके रीजन स्टडी करते हैं कि हमारी फिर सप्लाई चेंज हुई क्यों, अगर प्राइस ही कांस्टेंट है तो। पहले रीजंस देखते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है।
ओके, सो नाउ अब रीजन स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई की। इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है? सो सबसे पहली बात, इंक्रीज इन सप्लाई मैंने आपको बहुत बताया कि क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से थे? सबसे पहले इंप्रूव्ड इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हमें खर्चा अब कम पड़ेगा। पहले सपोज करो हमें खर्चा पड़ा था 900 का, अब इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हमेशा याद रखो जब हम इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारा खर्चा कम होएगा। सो पहले 900 का था, अब सपोज करो 800 का बढ़ रहा है, तो इसको है हम अपना प्रॉफिट वगैरह देख के 1200 में इसको बेचेंगे। इसमें हम अपना प्रॉफिट वगैरह देख के इसको 1000 में बेच देंगे। सो देखो पहले हम इसको 1200 में बेच रहे थे, अब इसी प्रोडक्ट को हम 1000 में बेच रहे हैं, तो अब हम 1200 में और सप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई। सो इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होती है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से। आगे रिडक्शन इन द फैक्टर प्राइसेस कॉजिंग अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक और बात याद रखो, जब भी फॉल होएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होएगी, तब हमारी सप्लाई क्या होगी? हमेशा इंक्रीज। अब देखो रिडक्शन इन द फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अगर इनके प्राइसेस हमें कम पड़ रहे हैं, सपोज करो पहले इनके प्राइसेस हमें टोटल करके पड़ रहे थे 1000 रुपीज, अब हमें पड़ रहे हैं इनके प्राइसेस 800 रुपीज, तो हमें 200 का प्रॉफिट हो रहा है। सो हम कस्टमर को भी थोड़ा प्रॉफिट देंगे, अब हम कस्टमर को ज्यादा सप्लाई देंगे उसी रेट में। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। सो अब देखो टी, कॉफी, सो ये दोनों सेम है। सो टी, कॉफी, अब सपोज करो कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट मींस कॉम्पिटिटिंग मींस रिलेटेड गुड्स, लाइक अगर हमें टी ना मिला तो हम कॉफी ले लेंगे। अगर कॉफी के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो हमें टी के प्राइसेस भी डिक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो लोग तो उसी तरफ मूव करेंगे जिसके प्राइसेस कम है, लोग तो उसी तरफ मूव करेंगे, तो हम टी के प्राइसेस थोड़े कम कर देंगे और उसी प्राइसेस में हमको ज्यादा सप्लाई देंगे। सपोज करो हम पहले 10 रुपीज का 1 कप बेचते थे, अब 10 रुपीज के हम 2 कप सेल करेंगे, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो हाई हो जाए और लोग जो है वो कॉफी की तरफ ना मूव करें। क्लियर? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, इट कॉजेज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई इवन व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन द कांस्टेंट। सो देखो जैसे जैसे फर्म्स इंक्रीज होती हैं, सपोज करो एक जो मार्केट है उसमें एक शॉप है, अभी सिर्फ एक प्रोड्यूसर है और मिल्क सेल करता है, सपोज करो मदर डेयरी का मिल्क सेल करता है, सो वहां से वो 50 पैकेट्स परचेज करके लाता है और उसको सेल करता है। अगर सपोज करो उसी मार्केट में 5 शॉप्स और आ गई और वो भी 50 पैकेट्स लेके आएंगी अपने सेल करने के लिए। सो 5 शॉप्स और 50 पैकेट्स लेके आएंगी, इसका मतलब 250 की सेल और होएगी, अब मतलब 300 की सप्लाई होगी। सो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स हमारी जो सप्लाई क्या होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। सो मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो गोल्ड के प्राइस है वो इंक्रीज होंगे। सो मुझे हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस है, इसका मतलब इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली सप्लाई इंक्रीजेस। तो मैं कह रही हूँ कि आगे जाके जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट और कर देती हूँ अपने बिजनेस में और ज्यादा सप्लाई करती हूँ। क्लियर? सो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी ताकि मेरी जो गोल्ड की क्या कहते हैं, ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। अब देखो आगे जाके गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे, सो मैं अभी ज्यादा सप्लाई करूंगी, अगर आगे जाके गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो मैं अभी कम सप्लाई करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई। अगर गोल्ड के प्राइसेस आगे जाके कम होंगे तो मैं अभी सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी, अगर गोल्ड के प्राइस अभी ज्यादा होंगे तो मैं आगे जाके सप्लाई इंक्रीज करूंगी, अभी सप्लाई कम करूंगी। क्लियर? सो नेक्स्ट इज शिफ्ट इन गोल ऑफ फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। पहले मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट अपना ज्यादा से ज्यादा लेना है, सो मैं क्या करूंगी? हाई प्राइस कोस्ट करूंगी। नेक्स्ट अब मुझे लग रहा है कि मुझे सेल मैक्सिमम करनी है। देखो लाइक क्लियर एंड सेल, अब जो समर के प्रोडक्ट है अब तो वो कोई नहीं लेने वाला, तो मुझे सेल लगानी पड़ेगी ताकि मेरे विंटर से पहले सारे समर के कपड़े बिक जाएं, चाहे थोड़े बहुत लॉस से बिक जाएं। पूरे ज्यादा लॉस से तो अच्छा मैं थोड़ा बहुत लॉस से लूं। सो दिस इज क्या कहते हैं हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से जब हमारा हो जाता है सेल मैक्सिमाइजेशन। क्लियर एंड सेल ऑफन लीड्स टू हायर सप्लाईज इवन व्हेन प्राइस रिमेन द कांस्टेंट। अभी प्राइस सेम है पर हम दे नहीं देते, क्या कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। सो क्या होता है? यही होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट लेंगे उस पर हमें 2 प्रोडक्ट और फ्री मिल जाएंगे। सो ये क्लियर एंड सेल होती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
अब सब्सिडी और टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स तो आपको पता ही होगा, हर प्रोडक्ट पे हमें टैक्स लगता है जिससे हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लाइक मेरा 50 का प्रोडक्ट था तो मुझे 20 का टैक्स लगा तो मुझे 70 की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सब्सिडी क्या होता है? अब सब्सिडी होता है कि लाइक सिलेंडर आता है हमारे घर का, सपोज करो हमारा सिलेंडर आता है 600 रुपीज़ का, तो उस पर हमें सब्सिडी मिलती है टोटल 30 रुपीज़ की। सो मुझे क्या होता है, ये जो अमाउंट होती है ये गवर्नमेंट हमारे बैंक अकाउंट में डाल देती है, जिससे मुझे 30 रुपीज़ का फायदा हो गया। तो मुझे अब ये सिलेंडर कितने का पड़ रहा है? 570 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो जब हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी और हमारे टैक्स कम हो जाएंगे तो हम ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा करेंगे। देखो अब हमारे टैक्स बहुत ज़्यादा है, मैं पहले ही इतनी मुश्किल से सप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास सप्लाई करने के लिए कम पैसे हैं, तो अभी टैक्स ज़्यादा तो मैं सप्लाई कम करूंगी। अगर टैक्स कम हो जाए तो मैं अब सप्लाई ज़्यादा करूंगी। आई होप सो आपको सारे कॉजेस क्लियर हो गए होंगे इंक्रीज इन सप्लाई के। सो हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई का। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया कि 20 to 30 कैसे मूव किया। अभी प्राइस कांस्टेंट थे फिर भी क्वांटिटी मूव की ड्यू टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सब देखो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो पहले हमारी क्या थी, प्राइस 10 के थे, जो क्वांटिटी थी वो कितने की थी? 20। सो प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 20। नेक्स्ट हमारी प्राइस अभी भी 10 नहीं है, अभी भी 10 नहीं है, 10 कांस्टेंट है, ऐसी कांस्टेंट ही जाएंगे। हमारी क्वांटिटी क्या होगी? 30 की होगी, मींस ऐसे ऐसे। तो हम पॉइंट के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सो हमारी 2 लाइंस ड्रॉ होंगी और ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट। आई होप सो फॉरवर्ड शिफ्ट आपको क्लियर होगा। इट लेड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट। इसका क्या मतलब था कि जैसे कि हमारे प्राइस कांस्टेंट थे, इसके साथ जब हमारी क्वांटिटी 20 to 30 मूव करेगी, सो जब आगे को मूव करेगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी, तब क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। और जब डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट। जब हमारी क्वांटिटी 30 to 20 हो जाएगी तब हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होएगा। अभी क्या हो रहा है? 20 to 30 जा रही है, तो दिस इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट। आई होप सो इंक्रीज इन सप्लाई का कंसेप्ट आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर डिक्रीज इन सप्लाई। सो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? लेस इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कि अभी प्राइस 10 ही है बट जो क्वांटिटी है वो 30 to 20 होगी। क्लियर? सो इट लेट्स टू बैकवर्ड शिफ्ट। अब इसके रीजंस क्या क्या है? सो जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई में किए थे उसी का पुट्ठा हो जाएगा। लाइक कैसे कि हमने किया था, जब इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन की और हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हम बोले कि जब हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हमेशा याद रखो, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होएगी तो हमारी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हमारी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर? सो अब कॉजेज मैं आपको बाद में बता दूंगी, आपको एक बारी तो पता ही है, तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो इसका ग्राफ देख लो एक बारी। क्या होता है, यहाँ पे हमने प्राइस रखे 10। प्राइस जब 10 थे तब हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 30। 10 थे 30। अब प्राइस क्या है? 10 नहीं है, क्वांटिटी कितनी होगी? 20। सो ये क्या होगी? बैकवर्ड शिफ्ट। अब देखो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ, ना कि ये मूव हो रहा है। वाई दिस इज कॉल्ड शिफ्ट? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। यहाँ 30 to 20 पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस करके क्या है? बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर? सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी रीजंस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। Okay, so now let's see causes of decrease in supply. So decrease in supply occurs due to the following reasons. सबसे पहले use of outdated technology causing a fall in efficiency and rise in the cost of production. So मैंने जैसे आपको बोला, पहले हमने improved technology use की, जिसके कारण हमारी cost of production decrease होगी, जिसके कारण हमारी supply increase होगी। पर हमने क्या किया? outdated technology means traditional technology use की, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हुई? बढ़ गई, जिसके कारण हमारी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब भी कॉस्ट का राइज आएगा हमारी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस। लैंड, कैपिटल एंड लेबर के प्राइस इंक्रीज होगी, सो जिसके कारण क्या होगा? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण अगेन हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग product. It promotes the producer to restrict their suppliers at the prevailing price. So क्या होगा? टी, कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज। अब जो सप्लायर है वो तो अपना बेनिफिट देखेगा, वो टी की सप्लाई कम कर देगा और कॉफी की तरफ मूव करेगा।
कॉफी की तरफ मूव करेगा। जहां पे प्राइस हाई होते हैं वहीं पे सप्लायर होते हैं। जैसे टी का सप्लाई अभी 20 है, मतलब 20 रुपीज में हो रही है, कॉफी की सप्लाई 100 रुपीज में हो रही है। ऑब्वियसली सप्लायर अपना फायदा देखेगा और कॉफी को बेचेगा। अब देखो टी की सप्लाई, सपोज करो उसके पास टी की बहुत ज्यादा सप्लाई है, उसने पहले से इकट्ठी करके रखी थी, फिर क्या करेगा वो टी के प्राइसेस इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब भी प्राइस इंक्रीज होंगे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, दिस डिक्रीजेस मार्केट सप्लाई। पहले हमारे मिल्क डेयरी के जब ज्यादा शॉप्स थी तो हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 250, मीन्स हर एक शॉप एक 50 पैकेट्स ले रहे थे। मान लो 2 शॉप्स कम हो गई तो 100 पैकेट्स नहीं लेंगे, ओनली 150 की सप्लाई होगी। सो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली सप्लाई रिड्यूसेस। मैंने सोचा आगे जाके गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो मैं आगे जाके बेचूंगी ताकि मेरी हाई सप्लाई हो, ताकि मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं आगे जाके सेल करूंगी गोल्ड को। अभी मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द गोल ऑफ फ्रॉम सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हेन द फोकस इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स मोनोपोली मार्केट ऑफन रिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो क्या होता है, जब एक मार्केट में, मोनोपोली मार्केट मींस एक मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, तो वो क्या करेगा, जितना हाई प्राइस होगा उतना चार्ज करेगा, क्योंकि क्या है, उसको तो फायदा ही होना है, क्योंकि बायर किसी और शॉप पे तो जा ही नहीं सकता, उसके पास ही आएगा, तो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखेगा और प्रॉफिट चार्ज करेगा और हाई प्राइस रखेगा अपने, जब एक ही प्रोड्यूसर होगा मार्केट में। क्लियर? सो ज्यादा प्राइस रखेगा जिसके कारण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका काम है। सो वो सप्लाई चाहे डिक्रीज कर लेगा पर उसके प्राइसेस हमेशा हाई होंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेशन और विड्रॉल ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एंड प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो क्या है, टैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सब्सिडी उन्होंने कम कर दी, सब्सिडी दी नहीं हमें, टैक्स बहुत ज्यादा कर दिए, तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, हम सप्लाई कम कर देंगे। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल उल्ट हैं, बिल्कुल अलग हैं, मतलब बिल्कुल उल्ट है उससे, बिल्कुल रेसिप्रोकल है इंक्रीज इन सप्लाई के फैक्टर्स की तरह। उसमें क्या थी, इंप्रूव्ड, इसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। उसमें क्या थे, फैक्टर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे, इसमें फैक्टर प्राइस इंक्रीज। सो एक याद रख लो, दूसरा तो उसका उल्टा ही है। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सो विद दिस हमारा डिक्रीज इन सप्लाई कंसेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा आप सबको। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन मूवमेंट शिफ्ट, एक्सटेंशन एंड देन इंक्रीज इन सप्लाई, एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब इन तीनों के डिफरेंसेस देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, so now let's start with the differences. So first difference is movement along the supply curve and shift in supply curve. So movement along the supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to change in own price of the commodity. It is also known as change in quantity supplied. And shift in supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to factors other than own supply. It also called change in supply. So देखो, मूवमेंट क्या होता है, जब सप्लाई चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस। शिफ्ट क्या होता है, जब सप्लाई चेंज होती है विद द चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस कांस्टेंट। क्लियर? अब जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और जो शिफ्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई। नेक्स्ट, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर एज्यूम्ड एज कांस्टेंट। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है वो कांस्टेंट है, इसमें क्या है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अज्यूम्ड एंड कांस्टेंट व्हाइल एनी अदर ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चेंजेस। इसमें डिटर्मिनेंट्स प्राइस के अलावा चेंज होते हैं, इसमें प्राइस के अलावा सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई का। डायग्रामेटिकली इज शोन एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड शिफ्ट। सो इसमें हमने क्या किया था, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई में बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट की थी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोप। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखो, दोनों में सप्लाई इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन में भी और इसमें भी, बट इसमें जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन प्राइस,
इसमें जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीजिंग इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर, मींस अदर डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने के कारण इसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है. नाउ लेट्स रीड आउट. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट. सो इन्होंने रीजन नहीं बताया, इन्होंने सिंपल लिख दिया कि प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई चेंज हो रही है. तो हमें पता है क्यों सप्लाई चेंज हो रही है, with the change in determinants. Next point is extension of supply is studied on the assumption that other determinants of supply are constant. So extension of supply में क्या है, सारे determinants constant है, सारे डिटर्मिनेंट्स क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है. इसमें क्या, इंक्रीज इन सप्लाई स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट. अब इंक्रीज इन सप्लाई में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, सारे डिटर्मिनेंट्स क्या हो रहे हैं, चेंज. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लेड्स टू अपवर्ड मूवमेंट. इसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट, इसमें क्या होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. दोनों में सप्लाई डिक्रीज हो रही है, बट इसमें क्यों सप्लाई डिक्रीज हो रही है, विद द डिक्रीज इन प्राइस. इसमें क्यों सप्लाई डिक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है पर क्यों डिक्रीज हो रही है, विद द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सो नाउ लेट्स रीड आउट. Contraction of supply refers to the decrease in quantity supplied of a commodity due to the decrease in on price of the commodity. Due to decrease in on price of the commodity. इसमें decrease in supply refers to decrease in quantity supplied even when own price of the commodity is constant. इसमें price constant है फिर भी decrease in supply हो रही है. हमें पता है क्यों हो रही है, due to the change in determinants of supply. Next is contraction of supply is studied on the assumption that other determinants ऑफ सप्लाई आर कांस्टेंट. सो इसमें प्राइस कांस्टेंट है, मतलब अदर डिटर्मिनेंट कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है. इसमें जो तीनों है, इन तीनों में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है और अदर डिटर्मिनेंट कांस्टेंट है. इन तीनों में क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, अदर डिटर्मिनेंट्स क्या है, वो चेंज हो रहे हैं. सो इसमें भी सेम लिखा, डिक्रीज इन सप्लाई में क्या है, प्राइस कांस्टेंट है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई लेड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट. इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इसमें बैकवर्ड शिफ्ट होती है. So this is all about today. So I hope so this decrease in supply concept is totally clear to you. So इसमें हमने मूवमेंट और शिफ्ट का पूरा अच्छी तरह पूरा टॉपिक कवर कर लिया. इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. सो नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. And if you have any query, tell me in the comment section. Okay, bye-bye.